नमस्कार। आज 24 सितंबर 2025 है और भारतीय अर्थव्यवस्था और कॉरपोरेट दुनिया में आज काफ़ी कुछ हुआ है। जी हाँ, काफी हलचल रही। हमारे पास अलग-अलग स्रोतों से कई दिलचस्प खबरें हैं। कुछ बड़ी सरकारी घोषणाएं हैं, कुछ कंपनियों के बड़े कदम और हाँ, बाजार के बदलते रंग भी। बिल्कुल। तो आज इन सारी जानकारियों के ढेर से सबसे काम की बातें निकालने की कोशिश करते हैं। मतलब समझते हैं कि इनका असली मतलब क्या है। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सरकार की पहल, जहाजरानी मतलब शिपिंग सेक्टर, उसके लिए एक बड़ा 70,000 करोड़ का पैकेज आया है। हाँ, ये काफी बड़ा पैकेज है। और इसमें 25,000 करोड़ का समुद्री विकास कोष भी है। सुना है इसका मकसद बंदरगाहों को आधुनिक बनाना है और देश में जहाज बनाने की रफ्तार तेज करना। जी बिल्कुल। ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक मजबूत इशारा है। सीधे तौर पर घरेलू क्षमता बढ़ेगी, नए रोजगार आएंगे और तकनीक भी बेहतर होगी। अच्छा। और इसी कड़ी में एक और बड़ी खबर है। एनटीपीसी? हाँ, देश की सबसे बड़ी बिजली कंपनी वही एनटीपीसी अब थोक में परमाणु रिएक्टर खरीदने की मंजूरी मांग रही है। थोक में परमाणु रिएक्टर? ये तो बिल्कुल नई दिशा है एनटीपीसी के लिए, है ना? हाँ, बिल्कुल नई दिशा है। और ये भारत के 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा के लक्ष्य के लिहाज से बहुत अहम है। मतलब कोयले जैसे ईंधन पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम। लेकिन इसमें चुनौतियां भी तो होंगी। मतलब थोक में परमाणु रिएक्टर खरीदना ये आसान नहीं होगा। चुनौतियां तो बहुत हैं। देखिए, परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट्स में सुरक्षा मानक बहुत सख्त होते हैं, लागत बहुत ज्यादा आती है और इन्हें पूरा होने में वक्त भी लगता है। एनटीपीसी को इस क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता तेजी से बनानी होगी। सही बात है। और ऊर्जा की बात चली रही है तो सरकार ने अब दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल के निर्यात को भी हरी झंडी दे दी है। अच्छा, ये 2G इथेनॉल, ये वही है ना जो कृषि कचरे से बनता है, पराली वगैरह से? जी हाँ, बिल्कुल वही। गन्ने का रस वाला नहीं, कृषि अपशिष्ट वाला। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे इथेनॉल बनाने वालों के लिए नए बाजार खुलेंगे और किसानों को भी फायदा होगा शायद। पराली जलाने की समस्या कम होगी। हाँ, सिद्धांत रूप में तो यही उम्मीद है। खेती के कचरे का बेहतर इस्तेमाल होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखनी होगी। क्या? कि इसकी उत्पादन लागत अभी भी पारंपरिक इथेनॉल से ज्यादा है, तो इसे बड़े पैमाने पर किफायती बनाना वो अभी भी एक चुनौती है। समझा। खैर, सरकारी कोशिशें तो दिख रही हैं, लेकिन कंपनियां खुद भी काफी सक्रिय लग रही हैं, खासकर रक्षा और फार्मा में। बिल्कुल। रक्षा में देखिए, लार्सन एंड टुब्रो LNT और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL, हाँ। इन दोनों ने भारत के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान AMCA कार्यक्रम के लिए हाथ मिलाया है। अरे वाह! AMCA, ये तो देश का सबसे महत्वाकांक्षी स्वदेशी फाइटर जेट प्रोजेक्ट है। जी हाँ। और ये प्राइवेट सरकारी साझेदारी ये सिर्फ रक्षा मजबूती की बात नहीं है। तो फिर ये दिखाता है कि भारत जटिल सिस्टम इंटीग्रेशन में कैसे आत्मनिर्भर बन रहा है। मतलब अब बड़े रक्षा कार्यक्रम केवल सरकारी कंपनियों के भरोसे नहीं है, निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता का भी इस्तेमाल हो रहा है। ये तो बहुत सकारात्मक बदलाव है। हाँ, और ऐसी ही महत्वाकांक्षा फार्मा और मेडटेक में भी दिख रही है। ग्लेनमार्क फार्मा ने कैंसर थेरेपी के लिए $1.1 बिलियन का बड़ा सौदा किया है। 1.1 बिलियन? काफी बड़ा है जी। और पॉलीमेडिक्योर ने यूरोप में 2 कंपनियों को खरीदा है, CTF ग्रुप और पेंड्राकेयर ग्रुप। अच्छा, यूरोप में अधिग्रहण? हाँ, ये साफ संकेत है कि कंपनियां वैश्विक विस्तार और रिसर्च R&D पर कितना फोकस कर रही हैं। और बैंकिंग में भी कुछ चौंकाने वाली खबर थी, येस बैंक को लेकर। हाँ, वो येस बैंक वाला मामला। जापान का SMBC बैंक, SMBC? हाँ, सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, वो अब येस बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक बन गया है। अरे! SBI को भी पीछे छोड़ दिया। अरे, ये कैसे हुआ? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, इसके कई मतलब हो सकते हैं। एक तो येस बैंक को शायद अभी भी पूंजी की जरूरत है और SMBC जैसे बड़े विदेशी बैंक का निवेश एक तरह का भरोसा दिखाता है। दूसरा, ये भारतीय बैंकिंग सेक्टर में विदेशी दिलचस्पी और बढ़ती प्रतिस्पर्धा का भी संकेत है। सही कहा। अच्छा, और बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने भी कुछ किया है? हाँ, बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने 146 करोड़ रुपए में मॉर्फी रिचर्ड्स ब्रांड के अधिकार खरीद लिए हैं। ये प्रीमियम बाजार पर नियंत्रण पाने की एक सोची समझी रणनीति लगती है। अच्छा, और ऊर्जा बदलाव की बात करें तो? हाँ, उसमें भी 2 अहम बातें हैं। ONGC का लक्ष्य है 2.5 से 3 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स खरीदना और सुज़लोन का संकल्प है कि 2035 तक वो अपनी पूरी गाड़ी फ्लीट को EV में बदल देंगे। ये भी महत्वपूर्ण कदम है। चलिए अब जरा बाजार की तरफ देखें। IT सेक्टर में कुछ चिंता की बात है,
H-1B वीजा को लेकर? हाँ, थोड़ी चिंता तो है। H-1B वीजा शुल्क के नए प्रस्तावों के बाद कोफोर्ज और विप्रो जैसे शेयरों में गिरावट आई। तो क्या वाकई इन वीजा पर निर्भरता कम हो रही है जैसा कंपनियां कहती हैं? असर तो पड़ता है। देखिए, अमेरिका अब भी भारतीय आईटी कंपनियों के लिए बहुत बड़ा बाजार है। हालांकि कंपनियां कोशिश कर रही हैं, यूरोप और दूसरे बाजारों में विविधता ला रही हैं, पर यह निर्भरता रातों रात खत्म नहीं होगी, थोड़ा वक्त लगेगा। समझ गया। लेकिन दूसरी तरफ ऑटो सेक्टर में तो अच्छी रौनक है, जीएसटी कटौती के बाद। हाँ, बिल्कुल, ऑटो सेक्टर में उछाल है। मारुति, हुंडई, टाटा मोटर्स सबकी बिक्री बढ़ी है और हीरो मोटोकॉर्प ने तो स्प्लेंडर की कीमतें भी घटाई हैं। अच्छा, कीमतों में कटौती, ये दिलचस्प है। हाँ। और एक और हैरान करने वाली बात मैंने पढ़ी, छोटे शहरों में, मतलब टियर 2 शहरों में रहने के लिए प्लॉट का बाजार वो 2.44 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। जी हाँ, ये काफी तेजी से बढ़ रहा है। पर क्यों अचानक इतना तेजी से? इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, सड़कें, कनेक्टिविटी। हाँ, वो तो है। और दूसरे, नए खरीदार आ रहे हैं, खासकर युवा पीढ़ी, मिलेनियल्स और विदेश में रहने वाले भारतीय NRIs जो अपने गृह नगर में निवेश करना चाहते हैं। अच्छा, ये वजह है। लेकिन हर जगह सब ठीक नहीं चल रहा शायद। ई-कॉमर्स में कुछ गड़बड़ की खबरें थीं, फ्लिपकार्ट सेल को लेकर। हाँ, वो फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल में कुछ दिक्कतें आईं। आईफोन ऑर्डर रद्द होने और कीमतों में गड़बड़ी, मतलब भ्रामक कीमतों की शिकायतें आई हैं। ये दिखाता है कि इतने बड़े सेल्स इवेंट्स को संभालना अब भी कितना मुश्किल हो सकता है। लॉजिस्टिक्स और प्राइसिंग की चुनौतियां हैं। सही बात है। तो कुल मिलाकर आज हमने देखा कि कैसे सरकारी नीतियां बड़े बदलावों को दिशा दे रही हैं। शिपिंग, ऊर्जा, जीएसटी। बिल्कुल। और कंपनियां भी काफी साहसिक कदम उठा रही हैं, देश में भी विदेश में भी। अधिग्रहण, नई तकनीक। हाँ, और बाजार में कहीं उत्साह है जैसे ऑटो में, तो कहीं चिंता जैसे आईटी में। जी। ये सभी घटनाक्रम एक दूसरे से जुड़े हैं और भारत के आर्थिक भविष्य की तस्वीर बना रहे हैं धीरे धीरे। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। हाँ, जरूर। जिस तरह सरकार शिपिंग और रक्षा जैसे क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दे रही है और कंपनियां वैश्विक स्तर पर और नई ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में मतलब आक्रामक रूप से विस्तार कर रही हैं, इसे देखते हुए अगले 5-10 सालों में भारत के अंदर कंपटीशन का माहौल कैसा होगा और दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की जगह कितनी बदल सकती है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर सोचिएगा जरूर।